अपना जो आज का संवाद है, अगले 10 से 20 मिनट अपना जो जेट एग्जाम सीयूटी एग्जाम 2025 है, इसकी प्लानिंग से लेकर आपकी तैयारी से लेकर हम कुछ डिबेट्स आपके साथ करना चाहेंगे। और एक्चुअल में जैसे कि ये जो हमारा सेशन था, इस सेशन के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि हम इतने दिन तक ये सोच रहे थे कि अभी हमारे पास में एक बहुत लंबा टाइम है, और उस टाइम के अंदर आपने ये देखा कि जैसे हमारा लगभग नया जो सेशन है जुलाई के अंदर स्टार्ट हुआ, एक सेशन हमारा अगस्त में स्टार्ट हुआ, और पिछले ना कुछ ही दिनों में हमारे 2 से 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगामी जो सत्र है हमारा, उसके अंदर जैसे पिछले 3 महीने आपके सामने जो बहुत तेज गति से निकले हैं, ये आगे के 7 महीने भी उसी प्रकार से बहुत तेज गति से जाने वाले हैं। इसलिए सब बच्चों को अपने टाइम को जो है ज्यादा से ज्यादा आपको यूटिलाइजेशन करना है। और ये आज जो है, आज इस डिबेट्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं मेरी तरफ से आंसर देने का प्रयास करूंगा, और इस क्लास में बैठे कोई भी विद्यार्थी है अपने डाउट्स को, या वो किस प्रकार से तैयारी करना चाहता है, उसकी तैयारी में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत के बारे में आज अपन एक विस्तारित जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस डिबेट क्लास के अंदर, पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है कि कोई भी बच्चा अपने से क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस क्वेश्चंस का आंसर उसी बच्चे के लिए नहीं है। एक्चुअल में इस क्लास में बैठे जितने भी बच्चे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चंस है, क्योंकि एक बच्चा जैसे उसके मन में कोई डाउट्स आ रहा है, इसका मतलब है हर एक बच्चे के मन में वो डाउट्स है। तो पहली बात तो आपको इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट्स है उसको पूछने में बिल्कुल हिचकिचाहट करनी नहीं है। और साथ ही हमारे को इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस है उसका जवाब मेरे द्वारा या जो मेरे अनुभव के द्वारा आप लोगों को दिया जाएगा, उसको आने वाला जो टाइम है आपका बाकी शेष, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। तो आप जो है, आप में से कोई भी बच्चा जो है अपनी किसी भी प्रकार की तैयारी संबंधी या और भी कोई उसका एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। कोई भी बच्चा इस क्लास में खड़ा हो सकता है। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? काजल यादव। बोलो, आपका क्वेश्चन बोलो। मेरे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई टॉपिक है उसमें समझने वाली चीज़ है वो मैं समझ लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे कोई याद करने वाली चीज़ है कि इसका आंसर यही होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई रसायन है, उसका प्रयोग हम किस परसेंट में करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं, ऐसी चीज़ों में डाउट आता है, जिसमें तो याद नहीं। ठीक, देखो जैसे हमारे बैच के अंदर जो काजल है, काजल ने एक क्वेश्चंस किया है, और वो क्वेश्चंस ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ केमिकल रसायन ऐसे हैं जो थोड़े हार्ड है, तो मेरे को जो है वो याद नहीं रहते कौन सा रसायन किस फसल में कितनी मात्रा में और कब उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज ये है कि कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर लगभग 60 से 70% जो पार्ट होता है वो एग्रीकल्चर में थ्योरेटिकल पार्ट है। बाकी बचा 20 से 30% जो पार्ट है वो क्या है, वो कैलकुलेटेड पार्ट होता है। वो थोड़ा सा टेक्निकल रूप से अपने को उसको सही तरीके से याद करना होता है। जैसे इनका जो क्वेश्चन है, मोस्टली अपन बात करते हैं, हमारा जो खरपतवार का चैप्टर है, खरपतवार के चैप्टर में से इसका क्वेश्चन है। आपको खरपतवार के चैप्टर के अंदर जैसे एक फसल का नाम, दूसरा उसके लिए कौन सा वेडिसाइड्स कब और कितनी मात्रा में यूज करना है, उसके एक टेबल बताए गए। आप उसको याद करते समय आप एक आपका जो ब्रेन का पार्ट है उस पार्ट को अपने नोटबुक में रखो, दूसरा ब्रेन का पार्ट है आप उस दिन की क्लास में रखो जिस दिन की क्लास में आपके टीचर्स के द्वारा वो जो लेसन है आपको पढ़ाया गया। पर एक हिस्सा आप ये भी रखो कि मेरे खेत में वही फसल लगा रखी है और मेरा जो फार्मर है, मेरा पेरेंट्स है, वो उस खेत के अंदर उस फसल के अंदर है ना वीड का कंट्रोल कर रहा है। तो हमने जैसे एक चीज की जो स्टडी है इसको मल्टीपल अपन स्टडी कह सकते हैं कि एक चीज का रिलेशन हमने 2 से 3 जगह से बनाया। जैसे फर्स्ट आपने नोटबुक के अंदर पढ़ा, कुछ चीजें आपको याद थी, दूसरा आपने एक नजर उस दिन की क्लास पे रखा कि जब हमारे टीचर ने बोर्ड के ऊपर किस प्रकार से बना डायग्राम, किस प्रकार से चार्ट बनाया, कौन सी चीज कहां पर लिखाई हुई थी। तो एक इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है एक अपने माइंड के अंदर उस दिन की फोटो आती है कि जिस दिन वो जो चैप्टर है हमारे को पढ़ाया गया। और जो जो बच्चे उस टाइप की स्टडी करते हैं
कि जब वो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, सोल्व करते समय उसके आंसर को उस पेपर में ना ढूंढकर उस दिन की क्लास में ढूंढते हैं या अपनी नोटबुक के किसी कोने के अंदर वो चीज लिखी हुई है, यदि वहां पर उसका ब्रेन जा रहा है, इसका मतलब उसका नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होगा। एक तीसरी मैंने बात बताई आपको कि जैसे अपने है हमारा वीट है, वीट के अंदर हमारे को वीट का कंट्रोल करना है, तो आप किताब से ज्यादा है ना अपने मन को अपने खेत पर ले जाए कि हमारे खेत के अंदर ये गेहूं की फसल है और इस गेहूं की फसल में आपको पता है 2 टाइप के खरपतवार लग रहे हैं, एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार लग रहा है, एक आपका घास से खरपतवार लग रहा है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए जैसे आपके 2,4-D है, तो आपको एक क्लियर सा पता हो कि आप अपने पेरेंट्स को बातों ही बातों में कह सकते हो कि आप 2,4-D लगभग आधा किलोग्राम मात्रा बुआई के 30 से 40 दिन बाद में आप अपने खेत पर अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 2,4-D आप नहीं लेके आते हो तो कम मात्रा में मिथाइल मेट सल्फ्यूरान की मात्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपना कहीं ना कहीं ब्रेन उस जगह होना चाहिए जहां हमारे खेत में फसल लग रखी है और प्रैक्टिकली अपन सोच पा रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं कि इस खेत के अंदर इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये डोज हमारे को काम में लेनी है। मेरे हिसाब से आप कभी भूलोगे नहीं। और कैलकुलेटेड पढ़ाई करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आप रटो मत। 30% जो पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट है और अपने अपने हिसाब से है ना उसको किसी भी प्रारूप के माध्यम से है ना एक याद करने का एक फॉर्मेट बनाओ, या जो जटिल चीजें हैं हमारे चैप्टर की उनको आप है ना चैप्टर के लास्ट के अंदर 1 या 2 पेज खाली छोड़कर जो भी टेक्निकली चीजें हैं उन टेक्निकली चीजों को वहां पर आप है ना जैसे मेंशन करके रखो और उनको बारी बारी से आप है ना अपने हिसाब से है ना उसको याद करो आप। और कोई बच्चा? हाँ सर, मैं अपना पढ़ाई का टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। पढ़ाई का टाइम सेट नहीं कर पा रहे हो और सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। हमारे जो इस क्लास का सेकंड जो बच्चा है, सेकंड बच्चा का जो क्वेश्चन है हमारा कि सर मैं जो मेरी पढ़ाई का टाइम टेबल है वो सेट नहीं कर पा रही, और दूसरा ये है कि सबके सब जो सब्जेक्ट है ना उसका मैं है ना उसको प्रॉपर तैयार नहीं कर पा रही। तो देखो सबसे पहले तो अपने को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो विल पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कोई भी अपन टास्क रखते हैं और टास्क के अंदर आप जो है जितनी ज्यादा आपका विल पावर होगा उस टास्क के प्रति आप है ना उतनी तेज लगन के साथ है ना उस टास्क को पूरा करने का प्रयास करोगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज होती है उसका एक प्लान होता है और उसका विल पावर मतलब होगा एक इच्छा शक्ति कि मेरे को ये चैप्टर आज क्लियर करना है। तो उसके लिए अपनी विल पावर को बढ़ाते हुए आप है ना एक आक्रामकता के साथ है ना, और मैं बता रहा हूं आपको हर एक बच्चे का हर एक टीचर का टाइम टेबल कभी एक नहीं हो सकता। तो मेरा जहां तक अनुभव कहता है आप अपने जीवन का टाइम टेबल आप अपने हिसाब से तैयार करो। मैंने आपको जो टाइम टेबल बनाकर मैंने जैसे आपको प्रेजेंट कर दिया, हो सकता है वो टाइम टेबल मेरी थॉट के अकॉर्डिंग था, आपके अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल कभी सेट नहीं होता। तो प्रैक्टिकली सोचते हुए आप ये प्लानिंग करो कि मैं पर डे 24 घंटे में है ना किताबों के साथ में 6 घंटे 8 घंटे 7 घंटे कितने समय तक मैं समय बिता सकता हूं। इसके साथ है ना आप जैसे आपके पास में समय आया 6 घंटे, तो 6 घंटे के अंदर आप जो है आपके जैसे क्लासरूम में 6 टीचर है तो आप जो है 6 घंटे को 6 टीचरों में डिवाइड कर दो। आप आज जो आपके टीचर ने आज जैसे क्लास ली आपने, तो आप ये देखो कि मेरे को जैसे 1 घंटे एक टीचर के जो नोट्स है उसको देना है, तो आप आधा घंटे तक वो दो। जैसे आज आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया आधा घंटे आप उसको क्लियर करो। आप बच्चा आधा घंटा जो है उस आधे घंटे के अंदर आप ये कर सकते हो कि हमारा जो बैकअप नोट्स है पीछे के नोट्स है उनमें से कोई जटिल पार्ट है उसको आज आप क्लियर करो। आप और सेम डिट्टो ऐसे कैसे आगे के दिनों में आप उसके ऊपर काम करो। आप तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल सेट करो, और टाइम टेबल सेट करने से पहले एक विशेष प्रकार की आक्रामकता कि मेरे को आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे कैंपस के अंदर मेरे को एडमिशन लेना है। तो ये आपका ख्वाब यदि आपके दिल में हरदम रहेगा और आप है ना उस ख्वाब को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिक आप जो है आपका एक स्टडी का जो ड्यूरेशन होता है उसको आप ऑटोमेटिक लंबा करते जाओगे। तो ये आपको है ना अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट करना है। सर हाँ सर, मेरे ये सवाल है कि हम जैसे ही हॉस्टल में जाते हैं और पढ़ने बैठने हैं तो आलस से आता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हॉस्टल में जाते हैं तो पढ़ने बैठते हैं तो आलस्य आता है। कमाल का क्वेश्चन है। देखो वैसे देखा जाए और ये बॉयज में तो ये एक बहुत बड़ी कला है। ये तो
कि जब जब बॉयज ने किताब उठाई तब से उसके आलस्य स्टार्ट हो जाता है, और जैसे आलस्य स्टार्ट हुआ किताब को पुनः रख देता है। और ये एक बड़ा कारण आपने देखा होगा, अपनी जो लिस्ट आती है, लिस्ट के अंदर बच्चों का जो है वो उस लिस्ट के अंदर 15-20 के बाद में उसका नाम लिस्ट में अंदर स्टार्ट हो रहा है। उसका कारण क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना आलस्य वाला, इसने बड़ा आपको जगड़ रखा है। ठीक है, तो इसका देखो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के ऊपर अपन वापस देखते हैं कि जैसे हम हॉस्टल में जाएंगे, किताब उठाते हैं तो हमारे को आलस्य आता है। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन मैं आपको बताऊं। पहला रीजन यह है कि जिस काम को अपन कर रहे हैं उस काम को करने में हमारे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपने देखा होगा जिन जिन काम के अंदर हमारी बहुत ज्यादा इच्छा होती है या वो काम करने में हमारे को मजा आता है, तो अपन उस काम को बहुत लंबे समय तक कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को देखना होगा अपने जीवन में कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, और उस एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को एक काल्पनिक दृष्टिकोण से आप अपने दिमाग के अंदर लेके आओगे कि आप है ना कि आने वाले समय के अंदर यदि मैं अपने आप को एजुकेशन के दृष्टिकोण से मैं मजबूत कर लेता हूं तो मेरा आने वाला समय जीवन का कैसे होगा। और एक दृष्टिकोण वो भी देखो जिसमें ड्रॉबैक है कि आप एजुकेशन ले नहीं पाए, आप अच्छा स्मार्ट आप बन नहीं पाए, तो आप जो है आप एक किस प्रकार से अपनी लाइफ को देख पा रहे हो। तो आपको लग रहा है, क्लियर पता है आपको कि जितना मैं पढ़ूंगा, ये जितना अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं समय का और पैसे का, ये आने वाले समय के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाला है, जिससे मेरी लाइफ जो है वो बड़ी आसान और एक है ना जैसे वैल्यूबल लाइफ बनने वाली है। तो ये चाव आपको है ना अपने आप से रहना चाहिए कि मेरे को आज जो मेहनत करनी है उससे मेरा आने वाला जो भविष्य है वो क्लियर हो रहा है। तो आप उसको है ना थोड़ा सा उस प्रकार से पढ़िए कि मेरे को आने वाले दिनों के अंदर अपने आप को तैयार करना है। उसके अंदर आप अपनी थोड़ी सी लगन लगाइए, और अपने आप को ये भी देख सकते हो कि मैं है ना आज मेरी क्लास के अंदर जो भी मेरे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया, तो कल मैं क्लास में जाऊं तो उसको आप पूरा का पूरा क्लियर कर लो। और एक इसमें यह भी है कि आप अपनी कुछ दिनों की जैसे 10 से 15 दिनों तक आप अपने आप को जैसे थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखिएगा, किताबों के साथ जुड़े रहिएगा। अपना जो आलस्य आता है उस आलस्य को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, वरना यदि लंबे समय तक आलस्य हावी रहता है तो अपनी एक टच होती है ना स्टूडेंट की, वो भी खत्म होती है। और इसका आलस्य वाला जो है ये सौदा बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो जैसे 2 से 3 महीने तक कई बार क्या होता है कि वो लगातार अपनी डिसिप्लिन में नहीं रहते, किताबों के साथ सही तरीके से या क्लास में सही तरीके से वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंसी जो होती है ना वो कहीं ना कहीं गिरती है। तो आप लोग है ना इस बात को तो ध्यान रखो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो है ना पढ़ रहे हैं, उसको इस बात का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू मेरी जो है ना एक IQ पावर है उसके अकॉर्डिंग है ना मैं कितना मेहनत कर पा रहा हूं। यदि आपको लग रहा है कि मैं है ना याद करने में समय मेरे को ज्यादा लग रहा है, तो आप समझिएगा कि मेरे को प्रैक्टिस के अलावा मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो अपनी प्रैक्टिस पे आप फोकस करिएगा, और आने वाले दिनों को देखते हुए आप है ना उस आलस्य वाली बात को बिल्कुल अवॉइड करो आप। और आप ये देखो कि मेरे को एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे पेरेंट्स का ख्वाब है, मेरे जीवन का एक है ना खुद का उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए आलस्य वाले सॉफ्टवेयर को राजेश उसको हटाना पड़ेगा, है ना। नाम राहुल जाट है और मुझे सेकंड में मेरा प्रश्न ये है कि हम टेस्ट देने आते हैं तब याद रहता है, लेकिन टेस्ट देने के बाद टेस्ट देते समय भूल जाते हैं। अच्छा, हालांकि जहां तक मैं पकड़ पा रहा हूं ये जो कहना चाह रहा था वो पूरा कह नहीं पाया। ये बच्चा ये कह रहा है कि सर जिस दिन हमारा टेस्ट होता है तो टेस्ट के तौर पर जब हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज को हम याद कर पाते हैं, लेकिन जैसे टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद में जो बाकी टाइम बच गया या 2 4 5 7 दिन हमने ऐसे ही गुजार दिए, तो उसके बाद में जब तक टेस्ट दिया तब तक हमारी चीजें याद है, और टेस्ट के बाद में हम उन चीजों को क्या है याद कर नहीं पाते। अब जैसे ऐसा इस बच्चे का नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। और आपने ये देखा होगा कि बच्चा जिस दिन परीक्षा होती है या जिस दिन हमारा क्लास का टेस्ट होता है वो क्या करता है, टेस्ट के 1-2 दिन पहले है ना पढ़ना चालू करता है। यदि आप ये देखो कि वो एवरी वीक के अंदर एवरी 7 डेज वो प्रत्येक दिन है ना अपने आप का ये माने कि आज मेरा एग्जाम है। इस बात को आप थोड़ा सा सीखना।
तो आप एवरी डे को आप ये मानो कि आज मेरी एग्जाम है, और उस दिन आपकी एग्जाम भले ही आपका टेस्ट लगे कि नहीं लगे, लेकिन आप ये देखो कि मेरे टीचर्स के द्वारा आज जो पढ़ाया गया है वो कंटेंट में है ना, मेरे टीचर के पास दूसरे दिन पुनः जा रहा हूं, उससे पहले मैं मेरी इस एग्जाम के पार्ट को मैं क्लियर करके जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। तो आप है ना, आप टेस्ट को एग्जाम मत मानो, आप ये देखो मैं जितने भी दिन है ना मेरे एवरी डे आपकी एग्जाम है, एवरी डे आपका टेस्ट है, तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत कभी आएगी नहीं। तो आप प्रत्येक दिन को आप है ना अपने एग्जाम के हिसाब से है ना उसको देखो आप कि मेरे को आज जो मेरे पढ़ा दिया, यदि आज मेरे को क्लियर कर लिया तो मैं एग्जाम में सफल हूं, और मेरे को पढ़ाने के बाद मैं दूसरे दिन गया और मैं यदि उस चीज को याद नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है मैं आज की एग्जाम में फेल हुआ हूं। तो एवरीडे लाइफ का एग्जाम वाला होना चाहिए, तो आपको इस चीज के ऊपर बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। नाम नरेश कुमार है सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जब क्लास के टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें, उसके लिए कुछ सुझाव। कहां से हो आप? हनुमानगढ़ से। इसका क्वेश्चन है, टेस्ट क्या है, वो क्वेश्चन है कि हम याद करते हैं कुछ दिन याद हो जाता है, लेकिन जिस दिन टेस्ट देंगे तो टेस्ट वाले दिन जो है वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाती है, टेस्ट देते समय वो क्वेश्चन हमारे दिमाग से निकल रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए, आप कहां पढ़ रहे हो? आप कहां पढ़ रहे हो अभी? राइस कोचिंग में। ये कहां पर है? जयपुर चौमू। जयपुर चौमू। मेरे को आप है ना चौमू से लेकर जो आपका भादरा है, इसके बीच में जितने भी बड़े बड़े स्टेशन है उन स्टेशन का नाम मेरे को बता सकते हो आप? भाई अपन जैसे गांव से चौमू आए या चौमू से वापस गांव गए, तो अपन बस में ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, तो अपन सफर करते हैं तो अपन ये भी देखते हैं कि मैं है ना मेरे गांव जा रहा हूं, तो बड़े बड़े स्टेशन कौन कौन से हैं? जैसे आप चौमू से स्टार्ट हुए थे, कहां जाओगे आप? चौमू से जाएंगे, चौमू से रिंगस जाएंगे। चौमू से रिंगस। रिंगस के आगे फिर सिक्कर जाएंगे। रिंगस के आगे सिक्कर जाओगे आप। और सिक्कर के बाद फिर चूरू। सिक्कर के आगे झुंझुनू, चोरू, राजगढ़। राजगढ़, फिर भादरा। कुल मिला के ये अपने गांव जाने के लिए चौमू बैठते हैं, चौमू से रिंगस, रिंगस से सिक्कर, सिक्कर से झुंझुनू और झुंझुनू से सिक्कर, राजगढ़ है ना राजगढ़, और राजगढ़ से कहाँ जाते हैं? अब आपने ये देखा कि अपना भी एक चैप्टर है, और उस चैप्टर के अंदर हमने उसकी शुरुआत उसकी प्रस्तावना से स्टार्ट की। प्रस्तावना का मतलब है जहां से वो चैप्टर स्टार्ट होता है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का मतलब है कि हमारा जो गंतव्य पार्ट है ना, जैसे इसका गंतव्य पार्ट है ये हनुमानगढ़ जाएगा भादरा, इसका गंतव्य पार्ट है ये हनुमानगढ़ जाएगा भादरा के अंदर, ये भादरा हनुमानगढ़ में जाएगा। और हमारे चैप्टर का जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? वो डेस्टिनेशन है कि वो चैप्टर खत्म हो गया। तो जिस प्रकार से हमारे को हमारे गांव के बीच में आने वाले जितने भी बड़े बड़े स्टैंड याद है, उसी प्रकार से आप जो है अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर के जितने भी बड़े बड़े पार्ट्स है उनको आप है ना अपने माइंड के अंदर एक मैपिंग करिएगा। उसकी मैपिंग का मतलब है एक दिमाग के अंदर कोई भी चैप्टर होता है, उस चैप्टर को अपन है ना क्लियर करते हैं, और उस चैप्टर को अपन क्लियर करेंगे तो अपने को उसकी एक रूपरेखा हमारे दिमाग में तैयार होती है। और दिमाग में जो रूपरेखा तैयार होती है, जैसे एग्जाम्पल 4 हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है, जैसे हमने थोड़े दिनों पहले हमारी क्लास के अंदर खरपतवार विज्ञान के बारे में पढ़ा, खरपतवार की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बेसिक परिचय पढ़े, फिर हमारा जो सेकंड पार्ट था वो आया खरपतवारों की विशेषताएं, फिर हमारा पार्ट आया खरपतवार की जो हानियां है, खरपतवार के लाभ है, खरपतवार का वर्गीकरण है, फिर खरपतवार प्रबंधन के अंदर हमने निरोधात्मक उपाय, खरपतवार नियंत्रण, नियंत्रण के बाद में हमने रिडक्शन पढ़ा, उन्मूलन। तो आपको यदि आपका चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपको याद है, तो जहां तक मैं मानता हूं आप लोग जब एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और आपको स्टेप याद है, और कभी कभी आप है ना जैसे नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक माइंड मैपिंग के साथ साथ एक काम और कर सकते हो आप। जैसे कई बार आपको कोई भी चीज पूछी गई तो आप है ना एक आइडिया लगाते हो और ऐसे ऐसे जाके इधर घूम जाना, आप होता नहीं होता ऐसे। तो ऐसे आप लोग आप एक बार ट्राई करके देखो कि आप अपने उस चैप्टर के अंदर, जैसे आपसे एक क्वेश्चन आया कि माइक्रो हर्बिसाइड्स क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आप। एक होता है माइक्रो और एक होता है माइको। पूछा क्या जा रहा है? माइको। माइको मीन्स क्या है? आपका एक कवक, ऐसा कवक जो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए काम में
लेते हैं। तो आप है ना, आप ये देखो कि माइको में 3-4 चीजें हमारे नोट्स में लिखी हुई है, कोलिगो है, डिवाइन है, बायोपोलेरिस है। तो आप अपने दिमाग को वहां ले जाओ जहां आपकी नोटबुक में आपके जो चैप्टर पढ़ाते समय आपके टीचर ने कौन सी स्टेप पर उस चीज को लिख रखा है। जैसे स्टेप कौन सी है कि आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक माइको हर्बिसाइड्स का टॉपिक आया आपके सामने। तो जैसे ही माइको हर्बिसाइड्स का टॉपिक आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने रहता है, और जैसे क्वेश्चंस का आंसर सामने रहता है उसको अलाउ करो आप, तो मेरे हिसाब से आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, अब आपको कोई ये कहे कि जैसे आप हनुमानगढ़ जाने के लिए आपको बीकानेर भी जाना है, पहले तो जाओगे कि नहीं जाओगे? सोमू से बैठकर आप हनुमानगढ़ आपको जाना है, तो बीकानेर स्टैंड बीच में थोड़ी आता है, नहीं आता ना, तो क्लियर है। क्योंकि हमने गाड़ी में बैठते समय हमने नोटिस किया कि हमारा जो सफर है ना, इसमें बड़े बड़े स्टैंड कौन से हैं। तो चैप्टर के प्रत्येक बड़े स्टैंड, जैसे खरपतवार की विशेषता, ये एक स्टैंड है उस चैप्टर का, खरपतवार की हानि, ये भी एक स्टैंड है, खरपतवार के लाभ। तो आप उस स्टैंड पर क्या हो रहा है, जैसे अपन खिड़की से देखते हैं, बस की खिड़की से, कि यार ये यहाँ ऐसा मार्केट है, बड़ी बड़ी दुकान है, यहाँ शोरूम है, और यहाँ है ना ये पतासी के ठेले या मिठाई की दुकान है, देखते हो नहीं देखते? तो वैसे आपके चैप्टर में भी बहुत सारे स्टैंड, बहुत सारी मिठाई की दुकान, बहुत सारी चीजें मिलती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, है ना? तो वो उन चीजों को आप याद करो, नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का सीधा सा एक बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, अब आपको क्लियर पता है 365 दिन होते हैं, तो इसमें अब नेगेटिव हो सकती है क्या? हाँ सर। ये हमारे जो चैप्टर के साथ भी यही हो रहा है, अपने को पता है यही फैक्ट्स है, और आप है ना फिर उसको नेगेटिव नहीं करते। और यदि आपको गुंजाइश रहती है यार 365 है, 370 है या 360 है, फिर नेगेटिव होता है आपका। तो चलो आज ये काफी जैसे आपके क्वेश्चंस थे। अब अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है कि हमारा जैसे टास्क है आपका, लगभग आपके 25 से 28 अक्टूबर के आसपास आपका जो है दीपावली की जैसे एक छुट्टी आएगी। अब हम ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, ये अब एक सेकंड टास्क रखो कि मेरे को जो भी दीपावली की छुट्टियां आएगी, उस छुट्टियों से पहले मेरे इस सेशन के अंदर मैंने जो जो चीजें क्लियर कर रखी है, उन चीजों को मेरे को घर जाने से पहले, छुट्टियों से पहले ऑल क्लियर करके जाना है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि 20-21 तारीख के पास में आपका जो एक मेजर टेस्ट है उसका एक आयोजन करेंगे। तो आपको जो भी 3 महीने के अंदर आप लोगों ने जो भी पढ़ रखा है, वो सब चीजें एक बार आपको खुद को एक आइडिया होगा कि मैं वर्तमान में किस पोजीशन पर हूं। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है, कुछ बच्चों ने पूछा, लेकिन एक्चुअल में आपको फॉलो सबको करना है। पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको क्या लगता है कि मेरे बोलने की हेजिटेशन से मेरे को क्या क्या नुकसान? अच्छा भाई, मैं कुछ बोलूंगी तो लोग हंसेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले, अच्छा आप ये चाहते हो क्या मैं, क्वेश्चन है पूजा का, आप बैठो आप, है ना? क्वेश्चन है कि सर मैं जब बोलती हूं तो मेरे को एक हेजिटेशन होती है। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमारा क्लासरूम है, और इस क्लासरूम के अंदर जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो आपका टीचर है या अपन सब दोस्त हैं क्लास में बैठे, तो सबसे पहले तो आप है ना अपने दोस्तों के बीच में इस बात को बिल्कुल 100% नजरअंदाज कर दो कि मेरे बोलने की वजह से मेरी क्लास के अंदर मेरा एक मजाक बनाया जाएगा। और एक्चुअल के अंदर अपन लोग है ना इस बात को बहुत माइंड करते हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा साथी हंस रहा है। मैं ये कह रहा हूं एक पारिवारिक मामला होता है, इसमें आपकी ऐसी कोई छोटी मोटी त्रुटि वाली बात भी हो जाती है, तो उसमें इतना बड़ा आपको सोचना नहीं चाहिए। पर परिवार में कोई गलती हो भी गई तो मेरे हिसाब से उसका है ना इतना बड़ा इंपैक्ट आता नहीं है। तो आप है ना अपनी जो बोलने की प्रैक्टिस है, जैसे आप है ना जो भी ओकेजन्स आते हैं है ना क्लास के अंदर, जैसे आप है ना एक प्रकार का जैसे एक विशेष प्रकार का डिबेट रखा, आपने विशेष प्रकार का संवाद रखा, अपने दोस्तों से आप किस क्वालिटी से बात कर रहे हो, अपने घर पे कैसे बात कर रहे हो, है ना? इंस्टीट्यूट में जैसे कोई प्रोग्राम हुआ तो आप है ना उसमें बिल्कुल बिना झिझक के आप हाथ खड़ा करो, सर मैं आपके है ना या इस प्रोग्राम में मैं 5 मिनट में बोलना चाहता हूं या बोलना चाहती हूं। तो आप है ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कब कितना और कैसे बोलना है।
पर वाक कटुता आपके आज के जीवन की सबसे बड़ी है ना मार्कशीट है, ये मान के चलो आप। मार्कशीट समझ में आ रहा है ना आपके? जिस जिस बच्चे के पास बोलने का तजुर्बा है वर्तमान युग में, उस बच्चे का है ना कहीं भी उसको कोई प्रकार की समस्या नहीं है। तो आप है ना अपने हेजिटेशन को दूर करने के लिए एक तो प्रैक्टिस होता है अपने दोस्तों के बीच में, अपने क्लासरूम के बीच में, अपने टीचर्स के बीच में। आपको है ना इस बात को कतई माइंड नहीं करना कि मैं जो बोलूंगा उससे मेरे से कोई गलत वर्ड निकलेगा, मैं मेरी क्लास के अंदर मेरी बेइज्जती। इन चीजों को हटाते हुए आप है ना बिल्कुल फ्रैंक भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद।